जय हिंद साथियों, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने अब मौर्योत्तर काल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको राजनीति में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। समझने की चीजें हैं, जरा सा समझ लीजिएगा। देखिए, मौर्योत्तर काल को हम लोग इसमें दो भाग में बांटते हैं। इसको मौर्योत्तर काल को दो भाग में बांटते हैं। एक भाग है इसका देसी राजवंश और एक विदेशी राजवंश। विदेशी राजवंश, ठीक है। यानी कि जब मौर्य काल था, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मौर्य काल के पहले था 16 महाजनपद, महाजनपद काल था। महाजनपद काल के में ही मगध का उत्कर्ष होता है और मगध के उत्कर्ष के बाद सबसे ताकतवर राजवंश के रूप में अगर कोई उभरता है तो कौन उभरता है? मौर्य वंश, ठीक। और मौर्य वंश की सीमाएं मैंने आपको बताई थी, ईरान तक लगती थी। अगर भारत में आज तक के इतिहास की अगर बात करें तो सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी का था तो किसका था? मौर्य वंश का था, ठीक। अभी दिवाकर लिखिए नहीं, अभी समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। मौर्य वंश का था, ठीक है ना। अब देखिए, अब मौर्य वंश की अगर बात करें बहू, तो अगर इस हिंदुस्तान की अगर शासन व्यवस्था की बात की जाए तो यहां पर है आपका पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र है बिहार में। और पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? जितना इस पर मगध पे शासन करने वाले थे, चाहे वो हर्यक वंश हो, चाहे शिशुनाग वंश हो, चाहे नंद वंश हो, चाहे मौर्य वंश हो, यही पाटलिपुत्र से ही क्या करते थे? ये लोग शासन करते थे। अब अगर पूरे भारत की बात की जाए तो भारत के बाहर इधर ईरान तक इसकी सीमा लगती थी। ईरान तक किसकी? मौर्य वंश की। तो यहीं से ये क्या करते थे? पूरे को संचालित करते थे, ठीक है ना। अब देखिए, आपने ये भी देखा कि मौर्य काल में जो संपूर्ण साम्राज्य था उसको कितने प्रांतों में बांटा गया था? 5 प्रांतों में बांटा गया था ना। और उसकी राजधानी भी आप लिखे थे, ठीक। 5 प्रांतों में बांटे थे क्योंकि एक जगह शासन सत्ता नहीं संचालित किया जा सकता, इसलिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य हर जगह बांट करके अपने कंट्रोल में लिया था, ठीक। तो अगर मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल की जो शासन व्यवस्था है, वो कैसी शासन व्यवस्था है? वो है केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। कैसी है? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। यानी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा पावर क्या है? केंद्रित है। लेकिन जैसे ही भारत में कोई कमजोर शासक अगर बैठेगा तो इधर से क्या करेंगे? विदेशी आक्रमण शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। विदेशियों का आक्रमण शुरू हो जाएगा। अगर कोई विदेशी भारतीय सीमा में प्रवेश करता है तो स्वाभाविक सी बात है, किसी न किसी क्षेत्र पर कब्जा करेगा और उन्हीं क्षेत्रों पर कब्जा करेगा जिस पर भारतीयों ने शासन किया है, ठीक। अगर मान लीजिए ताकतवर आप हैं तो इनको यहीं पर रोक देंगे। अगर ये ताकतवर हुए थोड़ा सा और अंदर घुसेंगे, और ताकतवर हुए तो और अंदर घुसेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई भारत के अंदर जो राजा गद्दी पर बैठा अगर वो कमजोर साबित हुआ तो विदेशी जो है कि ताकत भारत के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और भारत के अंदर प्रवेश करके यहीं पर अपने राज्य की स्थापना करेंगे। तो मौर्य काल में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, लेकिन मौर्योत्तर काल में जो शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत का मतलब यह है कि शासन सत्ता कई हाथों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, ठीक है ना। अगर कहीं पर देसी राजवंशों का शासन होगा तो उसी भारत में विदेशियों का आक्रमण होकर के वो लोग भी अपने कंट्रोल में कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार करके शासन सत्ता संचालित करेंगे। तो मौर्योत्तर काल में आपको भी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी। लेकिन इसी के बाद जब मौर्योत्तर के बाद जब आप गुप्त काल में आएंगे तो वहां पर से फिर से ये लोग केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लाने का प्रयास करते हैं गुप्तों के समय में, ठीक है ना। अब बात आती है कि मौर्योत्तर काल में वो देसी राजवंश कौन कौन से हैं जिन्होंने मौर्य के बाद शासन किया, और विदेशियों में वो कौन कौन से राजवंश है जिन्होंने भारत पर क्रमशः एक के बाद एक आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद यहीं पर उन्होंने क्या किया? शासन सत्ता स्थापित कर लिया। देखिए, इसमें देसी राजवंश में अगर बात करें तो इसमें पहला है शुंग वंश, दूसरा है कण्व वंश, इसी को कण्व वंश बोला जाता है। उसके बाद है सातवाहन वंश, और एक अन्य राजवंश है जो उड़ीसा में शासन करता है। उड़ीसा में कलिंग जहां पर था ना, जिसका नाम है चेदी वंश, ठीक। तो शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, इनका नाम याद रखिएगा। ये कब आपको देखने को मिलेंगे? मौर्योत्तर काल में। और किसमें? देसी राजवंश में। अब विदेशी राजवंश की अगर बात की जाए
तो विदेशी राजवंशों में भी आपको ये क्रम कई बार पूछा गया है कि भारत में, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम बताइए। तो इसमें पहला आपको मिल जाएगा कौन? हिंद यमन, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण, ठीक। तो इन्हीं को यूनानी भी बोला जाता है। हिंद यमन, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। इन्होंने क्या किया, उसी समय जब ये भारत में ये शासन करेंगे तो उसी समय इनका भी शासन रहेगा, ठीक। अब देखिए, शुंग वंश के समय में हिंद यमन का आक्रमण होगा, इन्हीं के समय में ये भी रहेंगे। जब इनका पतन होगा इनका आएगा, तो इसी के पैरेलल ये भी चलते रहेंगे। इनके समय में ये रहेंगे, ये रहेंगे और ये रहेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के एक तरफ से कह सकते हैं कि भारत की जो बाहरी सीमा है वहां से ये कबीले जो चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, इराक वाला जो क्षेत्र है, कबीलाई जिंदगी जीने वाले लोग भारत पे अटैक करेंगे, ठीक। अब देखिए, जब ये भारत पे अटैक करेंगे तो ये क्या करेंगे, जिन क्षेत्रों पर ये कब्जा करेंगे, ये कैसा नक्शा बन गया भाई, इधर बनाते हैं। ठीक। अब ये अगर भारत पे कब्जा करते हैं बहू, अगर भारत में आते हैं तो ये ज्यादातर प्रभावी किस क्षेत्र में रहेंगे, ठीक। अगर भारत की तरफ रुख करेंगे तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर बिहार हो गया, इधर पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इधर पश्चिम उत्तर प्रांत जो है कि गंधार, तक्षशिला, हाटक, ये वाला क्षेत्र ना ज्यादातर इधर प्रभावित रहेंगे ना, क्योंकि ये उत्तर का क्षेत्र इन लोगों को आसान रहेगा। इसके बाद इधर पर्वत पठार आ जाता है, इधर इनका प्रभाव कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, जब ये भारत में आएंगे तो भारत में आने के बाद क्या क्या परिवर्तन होगा, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। परिवर्तन आपको क्या मिलेगा, पहला चीज, अच्छा आप लोग बताइए, अगर कोई विदेशी आक्रमण भारत में, विदेशी आक्रमणकारी अगर भारत पे आक्रमण करता है तो भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा सोच के बताइए, उसके बाद फिर हम तो बताएंगे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। अगर कोई विदेशी अगर भारत पे आक्रमण करेगा, शासन चलाएगा, चलो मान लो लूटपाट करके एक जगह पर, हाँ देखो, पहली बात तो जो भी आक्रमण कोई भी व्यक्ति कहीं भी करता है तो पहला टारगेट उसका क्या होता है, नहीं बेटा, पहला टारगेट होता है उसका धन लूटना, ठीक। उसको लूटपाट से पैसा चाहिए, सोना चांदी लूट के पहले वो क्या हो, अपने को संपन्न बनाए, पहली प्राथमिकता होती है धन लूटना। अगर धन लूट लिया उसने, अब उसको चाहिए कि वो और थोड़ा सा पावरफुल बने, तो क्या करेगा, किसी क्षेत्र पर कब्जा करेगा, ठीक। मान लीजिए भाई कोई दुकान है मार्केट में, सोने की दुकान है, उस दुकान को लूट लिया, वहां सारा सोना लूट के लेके चला गया, ठीक। अगर वो एक बार लूट के लेके जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ दिन चलेगा, उसका खत्म हो जाएगा। अगर उस क्षेत्र के सभी दुकानों पर वो कब्जा कर ले तब तो सारा उसका हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब होता है, पहला उसका टारगेट होता है कि धन अर्जित करना, लूटपाट करके। बहुत सारे आक्रमणकारी, जैसे नादिर शाह आया, ठीक है, आया लूट के लेके गया, महमूद गजनवी आया लूट के लेके गया, ठीक। तो आक्रमण अगर कोई करता है तो धन लूटने के लिए पहली प्राथमिकता उसकी होती है। दूसरा, अपनी ताकत दिखाने के लिए, ठीक है ना, कि मैं इतना पावरफुल हूं, यानी कि साम्राज्य विस्तार के लिए। अगर दूसरा कोई आक्रमण करता है तो साम्राज्य विस्तार के लिए। अब इसके बाद चलिए, अगर ये साम्राज्य विस्तार करेगा तो कहां पर करेगा, जिस क्षेत्र पर आक्रमण करेगा वहीं पर करेगा ना। अब ये आक्रमण करेगा तो अगर उसका कोई धर्म है तो उसको निभाएगा, अगर उससे बेहतर उसको यहां पर मजा आ रहा है तो क्या करेगा, यहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, जितने लोग मान लीजिए यवन आए, तो यवन जितने भारत में आएंगे उसमें से कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ की संस्कृति में ढल जाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ की संस्कृति में ढल जाएंगे। तो अगर यहाँ की संस्कृति में ढल जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि यहीं का धर्म भी अपना लेंगे। जैसे कि कुषाणों में आप देखेंगे कनिष्क बौद्ध धर्म अपना लिया, चौथी बौद्ध संगीति उसके समय में हुई थी, ठीक। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था, ठीक है। ये रुद्रदामन कौन है, शक वंश का शासक है, और कई शक वंश के शासकों ने भागवत धर्म अपना लिया था, ठीक। तो कोई हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपनाएगा, कोई बौद्ध बन जाएगा, कोई जैन बन जाएगा, ठीक। अब यहीं से आपको नई नई भाषा भी देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान में कई भाषाएं बोली जाती है, कई बोलियां बोली जाती हैं, कई कहावत है। तो ये तो कहीं से आया नहीं कि नहीं झम्मत से कूद गया, ये इन्हीं लोगों के द्वारा आया और भारत ने इनसे सीखा और इन्होंने भारतीयों से सीखा, ठीक। तो भाषा भी नई पैदा हो गई, ठीक। जैसे कहीं जब आप चले जाइए छत्तीसगढ़, झारखंड चले जाइए, मध्य प्रदेश चलिए, बहुत सारे ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जो आप कभी नहीं सुने हैं। साउथ इंडिया में चले जाएंगे, बहुत सारे शब्द जो नहीं सुने होंगे, ठीक। तो भाषा होगी। उसके बाद इनका रहन सहन भी क्या होगा,
अलग होगा ना, रहन सहन, वेशभूषा, इसका मतलब वेशभूषा। हमारे यहाँ भारत की संस्कृति क्या है, औरतें साड़ी पहनती हैं, लड़कियां समीज सलवार पहनती हैं, पुरुष कुर्ता पैजामा पहनता है, ये भारत की कल्चर है। लेकिन जैसे विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने उनसे भारतीयों ने क्या किया, कुछ न कुछ सीखा। जो भारत में जींस पहनने की परंपरा है, ये अंग्रेजों की देन है। टी शर्ट पहनने की जो परंपरा है, ये अंग्रेजों की देन है। फिर धीरे धीरे कपड़ों का भी। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो जो कबीले टाइप पे जिंदगी जी रहे हैं, वो कैसे जीवन जिएंगे, वही जंगल में रहेंगे या कबीले टाइप में रहेंगे, तो जानवरों को मार सार के अपना खाल लोड करके ज्यादातर उनका वैसे समय बीतेगा। लेकिन जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मलमल के वस्त्र, ऊनी वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र मिलेंगे, तो उसको पहनेंगे तो उसको और आनंद आएगा, तो यहाँ के ही अपना लेंगे। ठीक, उसके बाद खान पान में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, खान पान में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। कई बार देखते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं भैया सब्जी को इस तरह से, उस दिन आपने कोई मिठाई बना के लाया था ना, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इनोवेशन ही तो है, कहीं ना कहीं तो सीखा होगा, पहली बार किसी ने शुरुआत किया होगा। आज जो आप देख रहे हैं कि जो चाइना का भोजन है, अधपका भोजन सब लोग खाते हैं। ठीक, मोमोज है, चाउमीन है, पिज्जा है, बर्गर है, सब क्या है, अधपका भोजन है। ठीक, तो कहीं ना कहीं से ये चीजें सीखे हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना, हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड के किसी भी देश में चाहे जो भी भोजन बनता हो, आप अपने हिंदुस्तान में बना सकते हैं उसको देख करके कि भैया वो कल्चर में ये सब चीजें खाते हैं। मीट बनाने का नया नया तरीका, सब्जी बनाने का नया नया तरीका, मिठाई बनाने का नया नया तरीका, दूध से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, वो तरीका। ठीक, उसके बाद यहीं पर जब ये लोग आएंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि नई नई जाति उत्पन्न होगी, यहीं पर जातियों का उत्पन्न होगा। अब कैसे होगा, अब देखिए, अब इसमें राजा जो होगा उसका टक्कर राजा से होगा, तो राजा से वैवाहिक संबंध बनाएंगे, ताकतवर रहेंगे तो। लेकिन जो इसके साथ अन्य कबीले के लोग आए हैं और यहाँ पर जो समाज में लोग रह रहे हैं, उनके बीच भी वैवाहिक संबंध स्थापित होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए, अब अगर बात की जाए तो इन चारों वर्णों में, ठीक, अगर बात की जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही चार वर्ण हैं। ठीक है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही चार वर्ण है भारत में। मतलब इनके समय में, चाहे इनका शासन हो शुंग वंश का, चाहे कर्ण वंश का हो, चाहे सातवाहन का हो, चाहे चेदी वंश का हो, इसमें भी महिला पुरुष रहेंगे, इसमें भी महिला पुरुष रहेंगे, इसमें भी महिला पुरुष और इसमें भी महिला पुरुष रहेंगे। शूद्र में भी लड़का लड़की, वैश्य में भी लड़का लड़की, क्षत्रिय में भी लड़का लड़की और ब्राह्मण में भी लड़का लड़की। ठीक, अब इसके बाद अगर ये आएंगे तो इनके में भी लड़का लड़की होंगे, पुरुष महिलाएं। ठीक, तो अब बताइए, अब देखिए, अगर यहां पर हिंद यवन का मान लीजिए लड़की है और इधर ब्राह्मण का लड़का है, इनसे विवाह हुआ, अब इनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसको क्या कहेंगे। फिर मान लीजिए इधर की लड़की है और इनसे विवाह हुआ, तो जो इनसे संतान उत्पन्न होगा उनको क्या कहेंगे। यानी कि ब्राह्मण का लड़का, हिंद यवन की लड़की, ब्राह्मण की लड़की, हिंद यवन का लड़का, इससे जो उत्पन्न संतान होगा क्या कहेंगे उसको, संकर जाति पैदा हुई ना। अब बताइए, अगर ब्राह्मण का लड़का और शक वंश की लड़की, ठीक, और शक वंश की लड़की और ब्राह्मण का, सॉरी, इधर लड़का, तो अब इससे जो उत्पन्न संतान होगा उसको क्या कहेंगे। अब ब्राह्मण का लड़का, पहलव वंश में लड़की, ठीक है, इधर लड़का, इधर लड़की। ठीक, अब इन चारों में इन्होंने क्या किया, शादी विवाह किया, हिंद यवन से भी किया, शक से किया, पहलव से किया, कुषाण से किया। उसी प्रकार क्षत्रियों का भी विवाह होगा, लड़का लड़की इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, फिर ये वाले भी इसमें जाएंगे, फिर ये वाले भी इसमें जाएंगे। ठीक, तो अब बताइए कि अगर इनका लंबे समय तक ये भारत में रहे, शासन किए और यहीं पर शादी विवाह करके यहीं पर बस गए, ठीक, तो यहीं से जब यहाँ पर शादी होगी अत्यधिक मात्रा में इनका, तो यहीं से जाति व्यवस्था आएगी निकल करके, टाइटल निकल करके, भैया हम फलाने हैं, भैया हम ठकाने हैं। ठीक, अब इसके बाद होगा ये कि नए नए टाइटल आएंगे, नई नई जातियां आ जाएंगी, वर्ण व्यवस्था के अंदर जातियां आएंगी, ब्राह्मणों में कई टाइटल आ जाएगा, क्षत्रियों में कई टाइटल आ जाएगा, वैश्य में आ जाएगा, शूद्र में आ जाएगा। ठीक ना, अब इसके बाद इसी, हाँ, अब इसके बाद आप आएंगे तो इसी के बाद आएंगे यहाँ पर हूण आक्रमण करेंगे, हूण भी यहीं पर रह जाएंगे, ये भी शादी विवाह करेंगे। इसके बाद आप आएंगे तो देखेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये भी भारत में रहते हैं, ये भी भारत में विवाह करते हैं। इसके बाद मुगल आएंगे, बाबर आएगा, हुमायूं आएगा, अकबर आएगा, जहांगीर आएगा, शाहजहां आएगा, औरंगजेब आएगा, ये भी यहीं पर रह जाएंगे और ये भी शादी विवाह यहीं पर करेंगे। इसके बाद पुर्तगाली आएंगे, डच आएंगे, अंग्रेज आएंगे, डेनिश आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे। पुर्तगालियों में ये कहा गया था कि यहाँ पर शादी करो, यहाँ पर बच्चे पैदा करो, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ाओ। तो यानी कि अंग्रेजों से, विदेशियों से जो यूरोपीय आए थे, उनसे ये भी भारत में रहे, 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया भारत में।
तो 200 साल तक अगर अंग्रेजों ने शासन किया तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर रहे तो यहाँ पर शादी विवाह भी की। और आप जानते हैं कि आपके संविधान में पहले ये देखने को मिलता था कि आरक्षित सीट जो रखी गई एंग्लो इंडियन के लिए, यानी हिंदुस्तान की लड़की और विदेशी पिता से जो उत्पन्न संतान होगा उसको क्या कहा जाएगा, एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। हाँ ठीक, तो उसमें प्रावधान था। तो कहने का मतलब एक लंबे समय से, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान की मिट्टी में एक खुशबू है कि जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। अगर यहाँ पर कोई आ गया तो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है। अगर सब आए यहीं पर, सब बस गए यहीं पर और गए नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कि सब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में तो हैं। आज भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, तो कहां से आई हैं? जो आया वहीं पर बसता चला गया। ठीक, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि नई नई चीजें इसमें आपको मिलेगी। अब देखिए, शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य शुंग वंश की स्थापना की। ठीक, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण राजा था, इसने ब्राह्मण वंश की एक तरह से कह सकते हैं कि उत्थान किया इसके समय में। और यह भी कहा जाता है कि अशोक के समय में बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रसारित किया गया था। इसके बारे में कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथों में मिलती है जानकारी, इसने लगभग अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था, ऐसी मान्यता है। ठीक, इसके बाद आएगा कर्ण वंश, इसके बाद आएगा सातवाहन वंश, इसके बाद आएगा चेदी वंश। ठीक, ये क्रम याद रखिएगा और इधर का ये क्रम याद रखिएगा, क्रम पूछा गया है। ठीक है ना? तो चलिए अब इसी को हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, शुंग वंश। ठीक है, अब शुंग वंश के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें या देखें, जरा सा इनके बारे में देख लीजिए, उसके बाद फिर शुंग वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। और इसने ब्राह्मण साम्राज्य की, एक ब्राह्मण था, ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य की नींव रखी। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। 2 अश्वमेध यज्ञ, कई बार प्रश्न पूछा गया है, अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये शुरुआत में बौद्ध धर्म का विरोधी था और इसने अशोक के द्वारा बनवाए गए उन सभी स्तूपों का क्या तोड़वा दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका हृदय परिवर्तन हुआ कि क्या हुआ, ये इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि इसने भरहूत के स्तूप की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, और किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अब देखिए, पुष्यमित्र शुंग के ही समय में विदेशी आक्रमण होते हैं। ठीक है ना? विदेशी आक्रमण में जो पहला आक्रमण होता है वो किसका होता है? क्या लिखे थे यहाँ पर सबसे पहला? हिंद यमन। किसका लिखे थे? हिंद यमन वंश में, यानी हिंद यमन शासकों में एक शासक है जिसका नाम है मिनांडर। नाम सुना है? मिनांडर को इसकी सेना ने, यानी पुष्यमित्र शुंग की सेना ने क्या किया था? इसको पराजित कर दिया था। ठीक है ना? इसी को राजा मिलिंद भी कहा जाता है। एक बौद्ध भिक्षु है जिनका नाम है नागसेन। ठीक है, नागसेन से इसने प्रश्न पूछा था। जितने प्रश्न इसने पूछा था उसका संग्रह है मिलिंद पन्नों में। मिलिंद पन्नों का अर्थ जानते हैं क्या होता है? राजा मिलिंद के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संग्रह मिलिंद पन्नों में। ठीक है ना? किसने रचना की? नागसेन ने। किनके बीच संवाद है? मिनांडर और नागसेन के बीच। ठीक है ना? तो इसी मिनांडर को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। अब इसके बाद कहा जाता है कि इसमें जो और शासक आएंगे पुष्यमित्र शुंग की तुलना में क्या रहेंगे? कमजोर रहेंगे। और पुष्यमित्र शुंग के बाद इसमें आप देखेंगे, इसमें अंतिम जो शासक है वो है देवभूति। ठीक है ना? देवभूति की हत्या इसी के एक अमात्य ने करके, वासुदेव ने करके, इसका नाम है वासुदेव, इसका अमात्य है। वासुदेव ने क्या किया? देवभूति की हत्या कर दिया और एक नए वंश की स्थापना की। किसका? कर्ण वंश की। ठीक है ना? अब कर्ण वंश की कोई खास उपलब्धि नहीं है, इसमें केवल 4 शासक हुए हैं। ठीक है, जो क्रमशः एक के बाद एक आते हैं, लेकिन ना ही कोई ऐसा युद्ध किया, ना ही कोई स्थापत्य कला में, और ना ही कोई ऐसी घटनाएं इनके जीवन में घटी जिससे बहुत ज्यादा इनको याद किया जाए। तो इनके शासकों का क्रम पूछ लिया जाता है, उसको हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद अगला शासक आता है सातवाहन वंश का, और इसकी स्थापना किया था सिमुक ने। किसने किया था? सिमुक ने। कर्ण वंश के अंतिम शासक की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और सातवाहन वंश में पहला जो शासक आएगा आपका, पहला शासक वो है आपका सातकर्णी प्रथम। ठीक है, सातकर्णी प्रथम भी पुष्यमित्र शुंग की तरह क्या था? एक ताकतवर शासक था। ये भी जिस तरह से इसने 2 अश्वमेध यज्ञ, 1 राजसूय यज्ञ करवाया था, उसी प्रकार
सातकर्णी ने भी क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। इसकी पत्नी का नाम है नागनिका, इसकी पत्नी का नाम है नागनिका। नागनिका, तो नागनिका का नाना घाट अभिलेख एक है, नाना घाट अभिलेख। तो नाना घाट अभिलेख में हमको सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। इसने अपना साम्राज्य विस्तार कहां कहां तक किया था, इसने कौन कौन सी उपाधि धारण किया था, इसके सारे शौर्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है ना। इसी में आगे चल करके एक और ताकतवर शासक जुड़ेगा जिसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय में जो है कि शकों को इसने पराजित किया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसका नाम था नहपान। जिसका नाम क्या था, नहपान। नहपान को पराजित करके उसके साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दक्षिण में, जैसे इनका जो साम्राज्य है, एक चीज और ध्यान रखिएगा सातवाहनों का, इनका जो साम्राज्य है, जो गोदावरी नदी है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से जो होकर जाती है, उन्हीं क्षेत्रों में क्या किए थे, अपने आप को स्थापित किए थे। और इनकी राजधानी जानते हैं क्या है, अमरावती थी, सातवाहनों की, ठीक है ना। हाँ, तो सातवाहन थोड़ा सा लंबे हैं, पहले इसको दोनों को लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम इस पर आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा चर्चा इसमें सुन लीजिए। चेदी वंश का जो संस्थापक है महामेघवान है, और इस वंश का सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली शासक है, जिसका नाम है खारवेल। खारवेल इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक है, और इसी का एक अभिलेख है जिससे हमको इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें खारवेल की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है और चेदी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद इस वंश का पतन हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई साक्ष्य भारत के इतिहास में अभी तक नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। तो एक एक करके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद जो विदेशी है वहां से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। उसमें भी जैसे कुषाण हो गए, जैसे शक हो गए, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें सातवाहन से पूछा जाता है, इसमें केवल इनका एक अभिलेख पूछा जाता है, और इसमें संस्थापक पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। शुंग वंश हेडिंग डाल दीजिएगा।